हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 12वीं का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि लोक प्रशासन का जो एग्जाम होने वाला है उसका जो एक सैंपल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। ये सैंपल पेपर हरियाणा बोर्ड की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है, तो आप सैंपल पेपर को अच्छे से देखें। हमने हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी साथ के साथ एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। टाइम जो है एज यूजुअल आपका 3 घंटे का रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके इस पेपर के वो रहेंगे 80 नंबर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, वो आप रीड कर लेंगे और हम जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला सेक्शन जो आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का था। हमने यहाँ सिर्फ क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर है उसको मेंशन किया है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है स्विट्जरलैंड में। सेकंड, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल जो है वो निर्वाचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। जिस कर्मचारी की सेवा अवधि सबसे अधिक हो उसे ही पदोन्नति दी जाए, यह पदोन्नति का कौन सा सिद्धांत है? तो इस सिद्धांत को हम कहते हैं वरिष्ठता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जनता के धन का रक्षक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लोक निगम को सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो लोक निगम को सबसे पहले इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। विभाग से तात्पर्य है संगठन का एक भाग। संसद के द्वारा पारित होने के बाद वित्त बिल किसके पास जाता है? तो संसद से पारित होने के बाद जो वित्त बिल है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। भारतीय पुलिस सेवा के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्था जो है वो किस शहर में है? तो वो संस्था जो है हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित के अभाव में कर्मचारियों में निराशा की भावना उत्पन्न होती है, तो मनोबल के अभाव में। विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष कौन होता है? विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है सचिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बजट को संसद के किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? तो बजट को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई एक कार्य लिखिए। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य है सरकारी आय और व्यय का लेखा परीक्षा करना। लोक निगम की एक विशेषता लिखिए। तो लोक निगम की विशेषता है प्रशासकीय और वित्तीय स्वायत्तता। नेक्स्ट आगे फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो है अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती करता है। अमेरिका में सार्वजनिक निगम पर डैश का नियंत्रण होता है? तो अमेरिका में सार्वजनिक निगम पर कांग्रेस का नियंत्रण होता है। बाहर से होने वाली भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण का है। अभिकथन में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष है और कारण में कहा गया है कि जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो जो कारण है वो तो सही है, लेकिन जो ए अभिकथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण का है। अभिकथन में कहा गया है सार्वजनिक निगम कानून द्वारा स्थापित नहीं होते। कारण में कहा गया है कि सार्वजनिक निगम सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने में सहायता देते हैं। तो जो आर कारण है वो सही है, लेकिन जो ए अभिकथन है वो गलत है। इसके बाद सेकंड सेक्शन आ जाता है हमारा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 कार्य लिखिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्या कार्य हैं? संविधान की व्याख्या और संरक्षण करना, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के
विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बजट से क्या अभिप्राय है? तो बजट एक निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विस्तृत विवरण है। यह सरकार की वित्तीय नीति का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 24। सरकारी निगमों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो सरकारी निगमों की 2 विशेषताएं क्या है कि ये कानून द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, इनका अपना पृथक अस्तित्व और शाश्वत उत्तराधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण के किन्हीं 2 प्रकारों का वर्णन करें। तो प्रशिक्षण जो है 2 तरीके का हो सकता है। औपचारिक प्रशिक्षण, यह नियमित कक्षाओं में दिया जाता है और इसमें सैद्धांतिक विषयों पर जोर दिया जाता है। दूसरा प्रशिक्षण किस प्रकार का हो सकता है? कार्यस्थल प्रशिक्षण, इसमें कर्मचारी को वास्तविक कार्य के दौरान ही प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण कानून से आप क्या समझते हैं? तो साधारण कानून वे कानून हैं जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और जिन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। ये कानून सामान्य अधिकारों और दायित्वों से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। पंचायती राज के 2 उद्देश्यों का वर्णन करें। तो पंचायती राज के 2 उद्देश्य क्या हैं? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और दूसरा है ग्रामीण विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके 8वां में जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, पंचायती राज प्रणाली की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। तो पंचायती राज प्रणाली की समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायतों को प्राप्त वित्तीय संसाधन और स्वायत्तता प्रदान करना और दूसरा है पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख निगमों के नाम लिखिए। तो भारत में स्थापित 2 प्रमुख निगम कौन कौन से हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम बोलते हैं LIC, और दूसरा है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसे हम कहते हैं IFCI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विभाग के आधारों के नाम लिखिए। तो विभाग के आधार कौन कौन से हैं? कार्य आधार, प्रक्रिया आधार, क्षेत्र आधार और ग्राहक आधार। क्वेश्चन नंबर 29 के 8वां में पूछा गया है, विभाग से आप क्या समझते हैं? तो विभाग सरकारी प्रशासन की एक ऐसी इकाई है जो एक मंत्री के अधीन कार्य करती है और जिसका प्रशासकीय अध्यक्ष जो है वो सचिव होता है। यह नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए स्थायी प्रकृति का एक संगठन है। तो ये सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है सेक्शन सी, जिसमें कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में मुख्य कार्यपालक कौन है? उसके 4 सैनिक कार्यों का वर्णन करें। तो भारत में मुख्य कार्यपालक जो है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के 4 सैनिक कार्य इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है। सेना के सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति सैनिक मामलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 30 के जो 8वां में क्वेश्चन था वो है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में 4 अंतर लिखे। तो अगर हम बात करें आकार की, तो मंत्रिपरिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। महत्व की बात करें तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण अंग है। कार्य की बात करें तो मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है, जबकि मंत्रिपरिषद इन निर्णयों को लागू करने में सहायता करती है। प्रधानमंत्री से संबंध, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के अधिक निकट होता है और नीतिगत मामलों में उसका परामर्शदाता होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की व्याख्या करें। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच,
विवादों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर सीधे विचार करता है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर भी विचार करता है। तीसरा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए किसी भी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे सकता है। चौथा क्षेत्राधिकार है पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपने या किसी भी अन्य न्यायालय के निर्णयों की पुनरीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। और लास्ट है अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है जो अपने अभिलेखों को संरक्षित रखता है और अपने निर्णयों का सभी न्यायालयों द्वारा पालन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करें। तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और भर्ती करना। दूसरा कार्य है सरकार द्वारा मांगे जाने पर सिविल सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना। और तीसरा कार्य है संघ लोक सेवा आयोग का सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सिद्धांतों पर सलाह देना। नेक्स्ट, सिविल सेवकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों का ध्यान रखना। इसी के साथ ही संघ लोक सेवा आयोग का क्या कार्य है? सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। और लास्ट है सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों पर सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सैंपल पेपर का, भर्ती की समस्याओं का वर्णन करें। भर्ती की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला है योग्य उम्मीदवारों का अभाव। उच्च योग्यता और अनुभव वाले उम्मीदवारों की कमी भर्ती की एक प्रमुख समस्या है। दूसरी समस्या है भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात और भ्रष्टाचार। कई बार भर्ती प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तीसरा है लंबी और जटिल प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है जिससे समय और संसाधनों की अधिक खपत होती है। चौथी समस्या है परीक्षा प्रणाली की समस्याएं। परीक्षा पद्धति में कमियां, परीक्षा के बाद परिणामों में देरी और अनियमितताएं भी प्रमुख समस्याएं हैं। और पांचवी समस्या है भर्ती के विभिन्न स्रोतों के बीच संतुलन। प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक चुनौती है। और लास्ट समस्या है सामाजिक और राजनीतिक दबाव। आरक्षण नीतियों और अन्य सामाजिक राजनीतिक दबावों के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। प्रशिक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो प्रशिक्षण के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल का विकास करना। प्रशिक्षण कर्मचारियों को अपने कार्य से संबंधित नवीनतम ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। दूसरा है कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि। प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करता है जिससे संगठन की कार्यक्षमता बढ़ती है। और तीसरा उद्देश्य है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का तीसरा उद्देश्य है मनोबल और आत्मविश्वास का विकास। प्रशिक्षण कर्मचारियों के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है जिससे वे अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और लास्ट है नई तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचित कराना। प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग है वो कर्मचारियों को नई तकनीकों, प्रणालियों और कार्य प्रक्रियाओं से अवगत कराता है। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है प्रशिक्षण का महत्व बताइए। तो प्रशिक्षण का महत्व भी इसी तरीके से लगभग सेम रहेगा कि कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल का विकास करता है। प्रशिक्षण कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करता है। प्रशिक्षण से मनोबल और आत्मविश्वास का विकास होता है। और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग से परिवर्तन के प्रति अनुकूलन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35।
पदोन्नति के वरिष्ठता सिद्धांत के कोई 4 गुण लिखिए। तो इसके 4 गुण इस प्रकार हैं। पहला है निष्पक्षता और पारदर्शिता। वरिष्ठता सिद्धांत निष्पक्ष और पारदर्शी है क्योंकि यह सेवा के वर्षों के आधार पर पदोन्नति प्रदान करता है, जिससे कि पक्षपात की संभावना कम होती है। दूसरा इसका गुण है कर्मचारियों का मनोबल। यह सिद्धांत कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी पदोन्नति की संभावना सेवा अवधि के साथ बढ़ती जाएगी। तीसरा गुण है इसका अनुभव का महत्व। यह सिद्धांत अनुभव को महत्व देता है जो कि कार्य की गुणवत्ता और प्रभावशीलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और चौथा गुण है इसका सरलता और सुगमता। पदोन्नति के वरिष्ठता सिद्धांत में यह सिद्धांत सरल और सुगम है क्योंकि इसमें केवल सेवा की अवधि को ही आधार माना जाता है। इसके जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है वो है, पदोन्नति से कर्मचारियों में कार्यकुशलता बनी रहती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? यदि हाँ, तो कार्मिक प्रशासन में पदोन्नति के महत्व का वर्णन करें। तो इसका क्या उत्तर रहेगा? हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूँ कि पदोन्नति से कर्मचारियों में कार्यकुशलता बनी रहती है। कार्मिक प्रशासन में पदोन्नति का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला है प्रेरणा का स्रोत। पदोन्नति कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है। दूसरा है व्यवसायिक विकास। पदोन्नति कर्मचारियों के व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे वे अपने कार्य को और अधिक कुशलता से कर पाते हैं। तीसरा है मनोबल और आत्मविश्वास। पदोन्नति कर्मचारियों के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे वे अपने कार्य को बेहतर ढंग से करते हैं। नेक्स्ट है संगठन की दक्षता। पदोन्नति से योग्य और अनुभवी कर्मचारियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है, जिससे कि संगठन की दक्षता बढ़ती है। और लास्ट है स्थिरता और निरंतरता। पदोन्नति संगठन में स्थिरता और निरंतरता लाती है क्योंकि कर्मचारियों को संगठन में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन डी, जिसमें कि निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार जो है वो निम्नलिखित है। पहला है नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका क्या होती है? इसमें राज्य का प्रमुख सिर्फ नाम का होता है और वास्तविक शक्तियां किसी अन्य के पास होती हैं, जैसे कि ब्रिटेन में राजा या रानी है। वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है? इसमें शक्तियां वास्तव में उसी के पास होती हैं जो प्रमुख होता है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति है। दूसरा प्रकार है कार्यपालिका का एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका क्या होती है? इसमें कार्यपालिका का प्रमुख केवल एक व्यक्ति होता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है या अमेरिका में राष्ट्रपति। बहुल कार्यपालिका क्या होती है? इसमें कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में कई व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद है। तीसरा प्रकार है कार्यपालिका का राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें चुनावों के आधार पर कार्यपालिका का गठन होता है और इसका कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे कि भारत में मंत्री परिषद है। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? इसमें सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं जो विभिन्न नीतियों को लागू करते हैं। ये स्थायी होते हैं और सरकार बदलने पर भी अपने पद पर बने रहते हैं, जैसे कि सचिव, अधिकारी आदि। चौथा प्रकार है कार्यपालिका का संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका क्या होती है? इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका द्वारा इसे हटाया जा सकता है, जैसे कि भारत और ब्रिटेन में है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या होती है? इसमें कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है और विधायिका द्वारा इसे नहीं हटाया जा सकता, जैसे कि अमेरिका में। पांचवा प्रकार है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत कार्यपालिका क्या होती है? इसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत आधार पर नियुक्त होता है, यानी कि जो जनरेशंस के आधार पर, पीढ़ियों के आधार पर चलते रहते हैं, जैसे कि राजशाही व्यवस्था में राजा और रानी चुने जाते थे। नेक्स्ट है निर्वाचित कार्यपालिका।
इसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति या अमेरिका में राष्ट्रपति। और आखिरी प्रकार है अनियंत्रित और नियंत्रित कार्यपालिका। अनियंत्रित कार्यपालिका क्या होती है? इसमें कार्यपालिका पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि तानाशाही में। नियंत्रित कार्यपालिका क्या होती है? इसमें कार्यपालिका पर विधायिका, न्यायपालिका या अन्य संस्थाओं द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, जैसे कि लोकतांत्रिक देशों में होता है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करें। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में शक्तियां। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है और मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके विचार विमर्श का संचालन भी करता है। इसके साथ ही मंत्रियों के बीच मतभेद होने पर प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। किसी भी मंत्री को पद से हटाने की अनुशंसा भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कर सकता है। दूसरा है संसद के नेता के रूप में शक्तियां। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण वह संसद का वास्तविक नेता होता है। संसद के अधिवेशन बुलाने या स्थगित करने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति से कर सकता है। संसद में सरकारी कार्यक्रम और विधायी कार्यसूची का निर्धारण करता है। तीसरा है दल के नेता के रूप में शक्तियां। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल का नेता होता है। दल के सदस्यों पर अनुशासन बनाए रखता है और उनका मार्गदर्शन करता है। दल की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में शक्तियां। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री मुख्य व्यक्ति है। उच्च पदों पर नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मामलों में सूचित करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भूमिका। विदेश नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है विभिन्न समितियों का अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इत्यादि महत्वपूर्ण समितियों का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो ये सभी थी प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान आत्मा से एकात्मक है, विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान आत्मा से एकात्मक है, इस कथन की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं से की जा सकती है। पहला है केंद्र सरकार की प्रबल स्थिति। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। विधायी शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में है। समवर्ती सूची के विषयों पर विरोध की स्थिति में केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है एक सामान्य संविधान। सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान लागू होता है। सभी राज्यों की शासन व्यवस्था एक समान है। तीसरी विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। चौथी विशेषता है केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति कर सकता है और उन्हें हटा सकता है। राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार उन पर वित्तीय नियंत्रण रखता है। पांचवी विशेषता है एकीकृत नागरिकता और सेवाएं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि संघीय राज्यों में दोहरी नागरिकता होती है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन ये राज्यों में भी कार्य करती है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत एक एकात्मक राज्य में परिवर्तित हो जाता है। केंद्र सरकार राज्य विषयों पर भी कानून बना सकती है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान आत्मा से एकात्मक है, हालांकि इसमें संघीय लक्षण भी मौजूद हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है भारत में केंद्रीय सरकार के शक्तिशाली होने का कारण लिखें। तो भारत में केंद्रीय सरकार के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है विधायी शक्तियों का असमान वितरण। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां। तीसरा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति।
चौथा है आपातकालीन प्रावधान, पांचवा है राज्यपाल की नियुक्ति, छठा है वित्तीय नियंत्रण और सातवां है अखिल भारतीय सेवाएं और लास्ट है राष्ट्रपति शासन। इसका सेकंड पार्ट जो पूछा गया था वो है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, विवेचना कीजिए। तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, इस कथन की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं से की जा सकती है। पहला है संघीय लक्षण, लिखित और कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं इसके? एकल नागरिकता, केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान और आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघीय है और न ही पूर्णतः एकात्मक, इसमें दोनों के लक्षण विद्यमान हैं, इसलिए इसे अर्धसंघात्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की समस्याओं का वर्णन करें। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण माध्यम है, परंतु इसके क्रियान्वयन में अनेक समस्याएं हैं। और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहली है वित्तीय संसाधनों की कमी, दूसरी है राजनीतिक हस्तक्षेप, तीसरी समस्या है प्रशिक्षण का अभाव, चौथी समस्या है सामाजिक बाधाएं, पांचवी समस्या है भ्रष्टाचार और अनियमितताएं, छठी समस्या है नौकरशाही का रवैया, सातवीं समस्या है जवाबदेही का अभाव और आठवीं समस्या है अपर्याप्त तकनीकी क्षमता। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप को कम करना आवश्यक है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट है पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। तो पंचायत के कार्य निम्नलिखित हैं: विकास कार्य, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और विवाद निपटारा। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि विभाग की विशेषताएं लिखिए। तो विभाग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं: पदानुक्रम संरचना, विशेषज्ञता, मंत्रालय के अधीन, स्थायी प्रकृति, नियम और प्रक्रियाएं, बजट आवंटन और जवाबदेही। ये सभी जो है विभाग की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसी के साथ जो है आपका जो ये सैंपल पेपर है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो आप जो है क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट करके इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं, या आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे तब भी आपको ये काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।